नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प और अलग-अलग तरह के स्रोतों में गोता लगाने वाले हैं। लेख हैं, संपादकीय हैं, रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ। मकसद ये है कि इनमें छिपी सबसे ज़रूरी जानकारी और समझ को बाहर निकालें। बिल्कुल। इसे आप वेल इन्फॉर्म्ड होने का एक स्मार्ट तरीका समझ सकते हैं, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी होंगे और कोशिश रहेगी कि बातचीत थोड़ी मज़ेदार भी रहे। हाँ, कोशिश तो यही रहेगी। तो आज हमारे पिटारे में क्या है? देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा, विज्ञान और पर्यावरण, फिर राजव्यवस्था और शासन, अर्थव्यवस्था और दोबारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई मैदानों को कवर करेंगे। काफी कुछ है। हाँ, इन स्रोतों से कुछ खास सवाल उभरे हैं, तो चलिए उन्हीं की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। बिल्कुल। और हमारा काम सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन स्रोतों की मुख्य बातें क्या हैं, उनके पीछे के तर्क क्या हैं और ये सारी कड़ियां आपस में जुड़कर भारत के लिए क्या मायने रखती हैं। सही कहा। ये एक तरह से जानकारी के समंदर में से मोती निकालने जैसा है। बढ़िया। तो चलिए पहला मोती निकालते हैं भारत की परमाणु नीति के समंदर से। एक संपादकीय है जिसका शीर्षक है रिस्ट्रेंट हैज अ हाफ लाइफ। हाँ, मैंने देखा था। इस पर आधारित 3 बातें कही गई थीं। पहली, भारत का परमाणु सिद्धांत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर टिका है। दूसरी, ये सिद्धांत पहले इस्तेमाल नहीं यानी नो फर्स्ट यूज NFU की नीति मानता है। सही। और तीसरी, भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर दस्तखत किए हैं। सवाल था कि इनमें से सही कौन-कौन से हैं? बताइए, इसमें क्या गौर करने लायक है? हाँ, ये भारत की सुरक्षा नीति का एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, पहली 2 बातें, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और पहले इस्तेमाल नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा। ये भारत की घोषित परमाणु नीति की नींव है, जैसा स्रोत संपादकीय में भी जिक्र है। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का मतलब बड़ा सीधा है, हमारे पास इतने परमाणु हथियार जरूर हों कि कोई हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन हम हथियारों की होड़ में मतलब शामिल नहीं होना चाहते। ये एक संतुलन वाली बात है। और ये पहले इस्तेमाल नहीं नीति, ये तो काफी सीधी लगती है सुनने में। सीधी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुनिया को बताता है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हम परमाणु हथियार तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम पर या हमारी सेना पर परमाणु हमला होगा। ओके। हम किसी लड़ाई की शुरुआत परमाणु हथियार से नहीं करेंगे। ये नैतिक और रणनीतिक दोनों नजरिए से अहम है। ठीक है, तो ये दोनों बातें तो पक्की हो गई, पहली और दूसरी। हाँ। अब तीसरी बात, CTBT वाली, वो गलत क्यों है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? तीसरा कथन गलत है और स्रोत यानी संपादकीय इसे साफ तौर पर बताता है। भारत ने CTBT पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये सच है कि हमने 1998 के पोखरण दूसरे परीक्षणों के बाद से अपनी मर्जी से नए परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा रखी है। अच्छा, वो स्वैच्छिक रोक है। हाँ, उसे स्वैच्छिक अधिस्थगन या वॉलंटरी मॉरेटोरियम कहते हैं। लेकिन संधि पर दस्तखत न करने के पीछे भारत के अपने तर्क रहे हैं। जैसे कि संधि का भेदभावपूर्ण होना और इसका सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण से न जुड़ना, ये कुछ चिंताएं थीं। तो भला ही हम परीक्षण नहीं कर रहे, पर कानूनी तौर पर हम संधि से बंधे नहीं हैं। वैसे भी ये संधि अभी तक वैश्विक स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ जरूरी देशों ने इसे मंजूरी नहीं दी है। अच्छा। इसलिए केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है। अच्छा, तो ये स्वैच्छिक रोक और संधि पर हस्ताक्षर न करना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। ये समझना जरूरी था। बिल्कुल। चलिए, अब परमाणु नीति के इस भारी भरकम मुद्दे से निकलकर थोड़ा मौसम और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। हाँ, चलिए। एक एक्सप्लेन लेख था जिसका शीर्षक था क्लाउड सीडिंग इन विंटर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन इज बैड साइंस। ये भी पढ़ा था। यानी सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल खराब विज्ञान है। इसमें एक दावा असर्शन A और एक कारण रीजन R दिया गया था। दावा था कि उत्तर भारत, खासकर दिल्ली जैसे इलाकों में सर्दियों के गंभीर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग वैज्ञानिक रूप से अक्सर अव्यवहारिक है। हाँ। और कारण ये बताया गया कि सफल क्लाउड सीडिंग के लिए खास वायुमंडलीय हालात चाहिए होते हैं, जैसे बादलों में सुपरकूल्ड पानी की बूंदों का होना, जो इस इलाके की सूखी सर्दियों में आमतौर पर नहीं मिलती। सवाल वही था, क्या दावा और कारण दोनों सही हैं और क्या कारण दावे की सही व्याख्या करता है? देखिए, ये मामला बड़ा दिलचस्प है
क्योंकि इसमें विज्ञान, उम्मीदें और जमीनी हकीकत का टकराव दिखता है। लेख के विश्लेषण के अनुसार दावा ए बिल्कुल सही है। लेख पुरजोर तरीके से तर्क देता है कि दिल्ली की जानलेवा सर्दियों की धुंध यानी स्मॉग का इलाज क्लाउड सीडिंग से करना कम से कम मौजूदा समझ और तकनीक से एक प्रभावी या भरोसेमंद तरीका नहीं है। ठीक है, और कारण आर के बारे में क्या वही असली वजह है कि ये काम नहीं करता? हाँ, कारण आर भी सही है और दावे की एकदम सटीक वैज्ञानिक वजह बताता है। क्लाउड सीडिंग मतलब बादलों में कुछ खास रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड छिड़क कर कृत्रिम बारिश करावा। हाँ। वो तभी कामयाब हो सकता है जब बादलों में पर्याप्त नमी हो और सबसे जरूरी पानी की बेहद ठंडी बूंदें हों जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर भी तरल अवस्था में हो। इन्हें ही सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर कहते हैं। अच्छा, सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर। हाँ, इन्हीं बूंदों के जमने से बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो फिर बारिश या बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं। मतलब दिल्ली की सर्दियों में बादल तो होते हैं पर उनमें वो जादुई सुपर कूल्ड बूंदें नहीं होती जो बारिश करवा सकें। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, स्रोत यही कहता है। अच्छा। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम अक्सर काफी शुष्क होता है, हवा में नमी कम होती है और जो बादल बनते भी हैं उनमें क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी वो सुपर कूल्ड तरल वाली परिस्थितियां आमतौर पर नहीं पाई जाती। तो फिर फायदा नहीं। हाँ, तो आप कितना भी सिल्वर आयोडाइड छिड़क लें, अगर बादल सही प्रकार के नहीं हैं तो बारिश नहीं होगी और प्रदूषण नीचे नहीं बैठेगा। इसलिए लेख के मुताबिक ए और आर दोनों सच हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये जानना अहम है ताकि हम प्रदूषण के असली और टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि ऐसी तकनीकों पर जो शायद यहाँ काम ही न करें। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि समाधान ढूंढने की जल्दी में कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं भाग रहे। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा कानून और व्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं जिसमें पर्यावरण का भी पुट है। ठीक है। एक खबर थी, इमाम इन यूपी बुक्ड फॉर प्लेइंग स्पीकर बियॉन्ड डेसिबल लिमिट्स, यानी उत्तर प्रदेश में एक इमाम पर तय सीमा से ज्यादा डेसिबल में लाउड स्पीकर बजाने का मामला दर्ज हुआ। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं। इसके आधार पर भारत के ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के बारे में 3 बातें कही गई। पहली, ये नियम अलग अलग इलाकों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों के लिए शोर के अलग अलग स्वीकृत स्तर यानी परमिसिबल नॉइज लेवल्स तय करते हैं। हाँ, ये सही है। दूसरी, रात के समय यानी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद जगहों जैसे ऑडिटोरियम वगैरह को छोड़कर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। ये भी सही है। और तीसरी, इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है, राज्य स्तर के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। इनमें से क्या सही है? यहाँ भी पहली 2 बातें बिल्कुल सही हैं। ये नियम वाकई में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए डेसिबल सीमाएं तय हैं क्योंकि हर जगह शोर का प्रभाव और स्वीकार्यता अलग होती है। स्रोत में दिए गए इन्फोग्राफिक से भी ये साफ होता है। हाँ, उसमें वो टेबल दी हुई थी। बिल्कुल, जहां दिन और रात के लिए इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन की अलग अलग लिमिट्स दिखाई गई हैं। और ये डेसिबल सीमाएं होती कितनी है अंदाजन? जैसे शांत क्षेत्र में कितनी होती हैं? ये जानना दिलचस्प है। जैसे शांत क्षेत्रों मतलब अस्पताल, स्कूल, कोर्ट के आसपास में दिन के समय 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की सीमा होती है। 40 डेसिबल, ये तो बहुत कम है। हाँ, लगभग एक शांत पुस्तकालय जितनी आवाज। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में ये सीमा दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल तक हो सकती है, जो काफी ज्यादा शोर है। अच्छा। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल की सीमा होती है। तो ये नियम काफी विशिष्ट हैं। और दूसरा कथन रात में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध वाला, वो भी नियमों का एक अहम हिस्सा है। हालांकि नियम ये भी कहते हैं कि राज्य सरकार खास मौकों पर साल में कुछ निश्चित दिनों के लिए रात 10 बजे से आधी रात तक की छूट दे सकती है, पर उसकी प्रक्रिया तय है। अच्छा, तो उसमें थोड़ी गुंजाइश है। हाँ, सीमित। अब वो तीसरा कथन कि जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है, ये कुछ खटक रहा है। क्या सच में ऐसा है? नहीं, तीसरा कथन बिल्कुल गलत है और यहीं पर थोड़ी बात उलझती है। हाँ। ध्वनि प्रदूषण के नियम भले ही केंद्र सरकार ने बनाए हों पर्यावरण मंत्रालय के तहत, लेकिन इन्हें जमीन पर लागू करवाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों और उनके द्वारा नामित अधिकारियों की होती है। अच्छा, मतलब राज्य सरकारें। हाँ, और उनके अधिकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, पुलिस कमिश्नर या फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी। ओके। यही अधिकारी नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करते हैं, लाउडस्पीकर जब्त कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं और हाँ,
शांत क्षेत्रों की घोषणा भी स्थानीय प्रशासन ही करता है। तो फिर केंद्र की भूमिका? केंद्र नियम बनाता है, नीतियां तय करता है, लेकिन कार्यान्वयन का जिम्मा राज्यों और स्थानीय स्तर पर है। तो ये कहना कि राज्य की कोई भूमिका नहीं है, ये सरासर गलत है। असल में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रियता बहुत जरूरी है। इसलिए केवल कथन 1 और 2 ही सही हैं। मतलब ये केंद्र और राज्य के बीच साझा जिम्मेदारी वाला मामला है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। हाँ। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चलते हैं, जहां तकनीक भी जुड़ रही है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा। हाँ बिल्कुल। एक लेख था 2 key amendments to open up N-Power sector likely in winter session, यानी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने के लिए 2 अहम संशोधन शीतकालीन सत्र में संभावित हैं। हाँ, ये चर्चा में है। इसके आधार पर भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। पहला, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के मुताबिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का मालिकाना हक और संचालन सिर्फ केंद्र सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSUs के पास ही हो सकता है। ये वर्तमान स्थिति है। दूसरा, जो संशोधन प्रस्तावित है, उनका मकसद निजी क्षेत्र को भागीदारी की इजाजत देना है और इसमें मुख्य ध्यान बड़े पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विकास पर होगा। और तीसरा, परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाना भारत की लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, ताकि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा मिश्रण में गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। इसमें क्या सही है? क्या अब प्राइवेट कंपनियां बड़े-बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगा पाएंगी? यहाँ पहला और तीसरा कथन पूरी तरह सही है। अच्छा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 वाकई में अभी निजी कंपनियों को परमाणु बिजली बनाने से रोकता है। NPCIL और BHAVNI जैसी सरकारी कंपनियां ही ये काम कर सकती हैं। हाँ। इसीलिए निजी क्षेत्र को लाने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत पड़ रही है, जैसा कि लेख बताता है। ठीक है। और तीसरा कथन भी एकदम दुरुस्त है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य तय किए हैं। हाँ, वो 2030 वाले लक्ष्य। बिल्कुल। जैसे 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल करना। परमाणु ऊर्जा एक साफ सुथरा यानी क्लीन एनर्जी स्रोत है। हाँ, उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। सही कहा। बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बड़े पैमाने पे बिजली पैदा कर सकता है। इसलिए इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। ये तो समझ आता है, लेकिन दूसरे कथन का क्या? क्या निजी कंपनियां आते ही वैसे ही बड़े रिएक्टर बनाने लगेंगे जैसे सरकारी कंपनियां बनाती हैं? लेख का फोकस किस पर था? यहीं पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। अच्छा। लेख साफ तौर पर इशारा करता है कि निजी क्षेत्र के लिए जो रास्ता खोलने की बात हो रही है, उसका मुख्य ध्यान छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs पर रहने की उम्मीद है, न कि बड़े पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों पर। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs, ये क्या होते हैं? पारंपरिक रिएक्टरों से अलग कैसे हैं? SMRs एक नई पीढ़ी की परमाणु तकनीक है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये आकार में छोटे होते हैं। कितने छोटे? आमतौर पर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक या उससे कम क्षमता वाले, जबकि पारंपरिक बड़े रिएक्टर 1000 मेगावाट या उससे भी ज्यादा के होते हैं। अच्छा, काफी फर्क है। हाँ, और इन्हें फैक्ट्री में तैयार करके साइट पर असेंबल किया जा सकता है, जिससे निर्माण में कम समय और कम लागत लगने की उम्मीद है। ओह, ये तो बढ़िया है। इनकी सुरक्षा डिजाइन भी अलग होती है और इन्हें उन जगहों पर भी लगाया जा सकता है जहां बड़े रिएक्टर लगाना संभव नहीं है या जहां कम बिजली की जरूरत है। तो सरकार का विचार ये लगता है कि निजी क्षेत्र को शुरुआत में इस नई उभरती हुई SMR तकनीक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब ये एक तरह से टेस्ट केस जैसा होगा, शायद कह सकते हैं, जबकि बड़े रिएक्टर शायद अभी भी सरकारी नियंत्रण में ही रहें। इसलिए दूसरा कथन गलत है, क्योंकि फोकस SMRs पर है, बड़े पारंपरिक रिएक्टरों पर नहीं। अच्छा। अतः केवल कथन 1 और 3 सही है। अरे वाह, तो ये न्यूक्लियर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन उसका रूप शायद वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे थे। SMRs पर फोकस, ये वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये नई तकनीक है और इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, शुद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो। हाँ जी, इसरो। एक रिपोर्ट थी, इसरो रॉकेट शूट्स ऑफ इट्स हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट, यानी इसरो के रॉकेट ने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया। हाँ, CMS-03 की बात हो रही है। बिल्कुल। इसके आधार पर CMS-03 मिशन के बारे में 3 कथन थे। पहला,
CMS-03 एक संचार उपग्रह है जिसे भूस्थिर कक्षा यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट GEO में स्थापित किया जाना है। सही है। दूसरा, इस मिशन के लिए जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल हुआ वो LBM-3 था, जो इसरो का सबसे भारी ऑपरेशनल रॉकेट है। ये भी सही है। और तीसरा, भूस्थिर कक्षा में सैटेलाइट भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर पृथ्वी का चक्कर इस गति से लगाते हैं कि वे जमीन से देखने पर स्थिर लगते हैं, जो उन्हें संचार के लिए आदर्श बनाता है। क्या ये सभी बातें सही हैं? हाँ, इस मामले में ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तीनों सही हैं? हाँ, तीनों। CMS-03 वाकई एक संचार उपग्रह है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। इसका काम टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं जैसे टीवी प्रसारण, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह प्रदान करना है। और ऐसे उपग्रहों को आमतौर पर भूस्थिर कक्षा यानी जियो में ही रखा जाता है। भूस्थिर कक्षा यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ये क्यों जरूरी है संचार के लिए? तीसरा कथन इसी को समझा रहा है ना? बिल्कुल। तीसरा कथन जियो के पीछे के विज्ञान को एकदम सही ढंग से बताता है। भूस्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर। ओह, इतनी दूर? हाँ, काफी ऊपर। ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा है। इस ऊंचाई पर उपग्रह उसी गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है जिस गति से पृथ्वी खुद अपनी धुरी पर घूमती है। यानी 24 घंटे में एक चक्कर। हाँ, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर। इसका नतीजा ये होता है कि उपग्रह जमीन पर किसी एक बिंदु के सापेक्ष हमेशा एक ही जगह पर खड़ा नजर आता है। अच्छा, इसीलिए भूस्थिर। बिल्कुल। इससे फायदा ये होता है कि जमीन पर लगे एंटीना को बार बार उपग्रह की दिशा में घुमाना नहीं पड़ता, जिससे लगातार संचार संपर्क बना रहता है। हमारा DTH टीवी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, ये तो रोजमर्रा की बात हो गई। तो तीसरा कथन एकदम सही और प्रासंगिक है। और दूसरा कथन LVM-3 रॉकेट के बारे में? वो भी सही है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि CMS-03 को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे पहले GSLV Mk3 कहते थे। हाँ, वही। ये रॉकेट भारी उपग्रहों को जियो तक पहुंचाने में सक्षम है। CMS-03 जैसे भारी संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक जियो में स्थापित करना इसरो के बढ़ती क्षमताओं और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, खासकर भारी उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में। बिल्कुल। तो यहाँ तीनों कथन सही है। कमाल है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। भारत की परमाणु नीति के आधार स्तंभ, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और पहले इस्तेमाल नहीं, और CTBT पर उसका स्पष्ट रुख। हाँ। फिर हमने समझा कि दिल्ली की सर्दियों में क्लाउड सीडिंग क्यों कारगर नहीं है, वो सुपरकूल्ड बूंदों की कमी। सही। ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने में राज्य और स्थानीय निकायों की अहम भूमिका पर भी बात हुई, और डेसिबल सीमाओं को भी थोड़ा समझा। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के आने की सुगबुगाहट है, लेकिन फोकस SMRs पर रहने वाला है, बड़े रिएक्टरों पर नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और आखिर में हमने CMS-3 मिशन के बहाने भूस्थिर कक्षा और इसरो के भारी रॉकेट LVM-3 की अहमियत को जाना। बिल्कुल। और अगर आप गौर करें तो इन सभी अलग अलग दिखने वाले विषयों में कुछ गहरे तार जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, चाहे वो परमाणु नीति हो जो राष्ट्र सुरक्षा और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधती हैं, या पर्यावरण नियम और प्रदूषण नियंत्रण की वैज्ञानिक चुनौतियां, या फिर परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भविष्य की ऊर्जा जरूरतें। हाँ, ये सब बड़े मुद्दे हैं। ये सब भारत के विकास, उसकी रणनीतिक स्वायत्ता और दुनिया में उसकी जगह को परिभाषित करने वाले बड़े मुद्दे हैं। नीति, विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हाँ। और यहीं से एक सवाल मन में उठता है, वो SMRS वाली बात खास तौर पर सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, क्या परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र का SMRS के जरिए प्रवेश अगले 10-15 सालों में भारत के एनर्जी मैप को पूरी तरह बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये छोटे रिएक्टर वो क्रांति ला पाएंगे जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या इनके अपने अलग चैलेंजेस होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। ये देखना होगा कि ये तकनीक कितनी सफल होती है और कितनी तेजी से अपनाई जाती है। इस बेहतरीन चर्चा और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस जानकारी की गहराई में उतरकर मजा आया होगा और कुछ नया सोचने को मिला होगा।